बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम तालीम स्पेशल के साथ मैं हूँ हारून अब्बासी। जैसा कि आप जानते हैं कि तालीम की बड़ी अहमियत है। तालीम किसी भी महज़्ज़ब माशरे में कलीदी किरदार अदा करता है। जब माशरा तालीम याफ्ता होता है तो उसमें शऊर बेदार होता है, और जब शऊर बेदार होता है तो उस माशरे से बुराइयों का ख़ात्मा होता है, करप्शन का ख़ात्मा होता है, अक़रबा परवरी का ख़ात्मा होता है, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूक और फ़राइज़ का इदराक होता है, और फिर उस माशरे में कानून की बालादस्ती होती है। तालीम इंसान को महज़्ज़ब बनाती है। तालीम ही तरक्की का बुनियादी राज है। आज हमने जिस शख्सियत को यहाँ दावत दी है, नौजवान हैं, बहुत तालीम याफ्ता हैं, इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मोहम्मद अबू ज़र साहब। बहुत शुक्रिया अबू ज़र साहब, आप तशरीफ़ लाए। आप हमारे नाज़रीन और सामीन को बताइए कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की और आप कहाँ तक पहुँचे हैं अभी तक। मैंने अपनी ग्रेजुएशन लाहौर से एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, और उसके बाद फिर एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से मैंने आगे मास्टर्स किया, जिसे एमफिल भी बोलते हैं, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के अंदर। और फिर मेरी लकीली आई वाज द ब्लेस्ड बाय द गॉड कि बहुत से इंजीनियर्स जो हैं वो जब इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो उसके बाद उनको जॉब जो है ना उसके अंदर वो बताते हैं 6 माह 1 साल लग गया और इतना टाइम। तो राइट आई वाज डूइंग माई MS। मुझे जो है उसके फाइनल सेमेस्टर के अंदर ही जॉब मिल चुकी थी और गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी थी। मैंने स्पार्क में मैंने ज्वाइन कर लिया, और दैट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी कि मैंने जो है उसके अंदर एक बड़े जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो उस वक्त आपको पता है नून लीग की गवर्नमेंट थी 2016, और जो उस वक्त CPEC के प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे, चाइनीज़ के इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। तो एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे जो है ना कंसल्टेंट जो है ना जॉब मिली। मैंने उसको शुरू किया और बड़ा अच्छा ग्रेट एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद फिर मैंने जो है वो इसको ज्वाइन किया अपने काम की तरफ को, कि यार आप कर सकते हैं, आप जो है ना जॉब करते रहें, आप सारी उम्र कर लेंगे। उसके अंदर कोई अचीवमेंट नहीं है। अगर आप जॉब के अंदर अचीवमेंट किसी को कहना चाहें तो वो अचीवमेंट कोई नहीं, क्योंकि देखें आप रैंक के हिसाब से चलते रहने कि आप जो है ना इस वक्त एक एज अ इंजीनियर आप चलेंगे STO, उसके बाद एक्सियन हो गए, उसके बाद आप चीफ हो गए, फिर GM हो गए, फिर बेशक MD भी हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है MD को अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि वो एक इर्तका है, एक अमल है, उसके मुताबिक सीनियरिटी की बेसिस पर वहाँ पहुँच गए हैं। तो अचीवमेंट ये है मेरे ख्याल में कि अगर आप एजुकेशनिस्ट हैं और आपके पास अल्लाह ने आपको सलाहियतें दी हैं, तो अचीवमेंट ये है कि आप किसी एक शख्स को खड़ा कर दो जो कहे कि ये मेरी वजह से खड़ा हो गया, इसने अपना करियर, अपनी ज़िंदगी, अपना अमल जो है ना वो मेरी वजह से बना लिया। तो मैंने इस तरह के जितने सेटअप शुरू कर दिए वो अचीवमेंट है। अच्छा अबू ज़र, ये बताइए हमारे तलबा और तालबात की गाइडेंस के लिए कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनता है बंदा, उसे क्या कौन से सब्जेक्ट मतलब क्या कैसे पढ़ाए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट है, और इसके अंदर ये है कि सबसे पहले आप कोर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जिसके अंदर आप सबसे पहले प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स भी हैं, लीनियर अलजेब्रा है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, और आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। पहले 2 सेमेस्टर्स में आपको ये वाले सब्जेक्ट्स करवाए जाते हैं, और इसके बाद जो है फिर आपके साथ थोड़ा मामला चेंज होना शुरू हो जाता है, और आपको प्योर जो है वो टेक्निकल साइड के ऊपर ले जाते हैं, जिसके अंदर आप पावर सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, और इसके अलावा आप IT सेक्टर है। 3 सेक्टर्स हैं जिसके अंदर आप लोग अपनी स्पेशलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। तो इंजीनियरिंग के अंदर जो है ना आप लोगों को चूज़ करना है कि हम कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो है ना वो चूज़ करें, और फिर आप जो है ना वो पावर से रिलेटेड सब्जेक्ट ले लेते हैं, आप पावर एनालिसिस ले लेते हैं, या फिर आप IT से रिलेटेड ले लेते हैं जिसके अंदर लैंग्वेजेस के कोर्सेज़ हैं, और फिर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। और ये एक पैकेज है इंजीनियरिंग के कोर्स आउटलाइन का, जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से एक तयशुदा है, और उसके मुताबिक हर यूनिवर्सिटी उसी को फॉलो करती है। उसके अंदर कोई भी रद्दोबदल कोई भी और यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती। ये ग्रेजुएशन 4 साल की है? जी 4 साल की। और उसके बाद MS जो है वो 2 साल की है? MS 2 साल का है। अच्छा, आप बात कर रहे थे CPEC की। आजकल ये बड़ा बर्निंग इशू है, और इसमें लोगों के जहनों में बहुत रिजर्वेशंस पाई जाती हैं कि मालूम नहीं CPEC बंद हो रहा है, और CPEC के ऊपर काम शायद, और क्योंकि पिछले दिनों हमारे कुछ चाइनीज़ भाइयों के ऊपर हमला भी हुआ, दहशतगर्दी भी हुई, इसके अलावा पॉलिटिकल प्रेशर भी इधर उधर से है। आप क्या समझते हैं CPEC जो है इसकी क्या इम्कानात हैं पाकिस्तान में, इसमें आगे तक हम कहाँ तक जाएंगे? देखिए, इसके अंदर एक बात हमें समझनी है, वो ये कि एक ज़रूरत होती है।
जिसकी ज़रूरत होती है वो हालात को नहीं देखता। आप भी देखते हैं कि हम लोग बहुत सी चीज़ें देखते हैं कि एक इंसान इसकी ज़रूरत है खाना खाना है तो वो हर तरीके से कोशिश करते ले चाइना की ज़रूरत है सीपैक, उसको ये अमल करना है। तो हमारी भी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है, ऑब्वियसली हमारी ज़्यादा है। हाँ, चाइना को वो तो तरक्की याफ्ता मुल्क है। हमारी भी जब देखे जब दो ज़रूरतें मिल गई हैं तो फिर बाकी सब चीज़ें जो है ना उनकी एक जो रेशो है या इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। तो इसलिए जो है वो सीपैक एक अमल है। मेरा ये अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी है और मैं तो इसके ऊपर जो है ना वो उस वक्त की गवर्नमेंट के लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ। मैं बहुत से जगहों पे इस चीज़ को एलेबोरेट भी करता हूँ कि भाई आप देखें कि एक बंदा जो जॉब कर रहा था उसको मौका मिला कि अपना कारोबार कर सके। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज थी, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हो रहे थे वट एवर के कैसे हो रहे हैं, कौन क्या कर रहा है उसके अंदर। आप देखें ना कि अगर लेट्स से आपको एक छोटा सा, मैं चूंकि मैंने एज आ खुद एंटरप्रेन्योर मैंने काम किया और भावलपुर के अंदर मैंने पाकिस्तान का सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो कि 665 kV डीसी लाइन जो पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं बनी। किस चीज़ का प्रोजेक्ट था ये? डीसी ट्रांसमिशन लाइन थी, डायरेक्ट डीसी लाइन्स की। अच्छा, डीसी करंट के ऊपर। इससे पहले जितनी भी वो एसी करंट के ऊपर होती लाइनें थी और डीसी करंट की पहली लाइन थी पाकिस्तान के अंदर जो आई। और 665 kV ये जो हाई वोल्टेज है हमारे पास अभी तक सिर्फ 500 kV तक था। और सेकेंडली ये कि इसके अंदर जो है वो इसकी जो लेंथ है वो कराची से लाहौर आ रही है, मटियारी टू लाहौर है इसकी। तो ये इसका एक एरिया भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो ये पाकिस्तान का इसके अंदर मैं जानता हूँ कि मेरे साथ और कितने यंग इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इसके अंदर एज अ कॉन्ट्रैक्टर पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपनी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश की है। और ये अपॉर्चुनिटी मिली क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट था। अच्छा, कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइनीज़ कर रहे हैं? कौन कौन सी फील्ड में काम हो रहा है? देखिए, मैं चूँकि पावर सेक्टर से रिलेटेड इसलिए मैं उसी के बारे में ज़्यादा बता सकता हूँ। पावर सेक्टर के अंदर ये है कि आपके पास ग्रिड स्टेशंस के प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अंदर पावर हाउसेस के प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अंदर जो डैम्स भी हैं, इसके अंदर ट्रांसमिशन लाइन्स भी हैं। और मोस्टली यही वाले पावर सेक्टर के अंदर जो है ना ये वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी चल रहे हैं। अच्छा, ये देखिए जो बिजली का हमारे यहाँ मसला है, जैसे कि पिछले दिनों भी एक इंजीनियर आए थे, मैंने उनसे भी बात की थी। ये लाइन लॉसेस के नाम पे बहुत कुछ होता है बिजली, और चोरी के हिसाब से भी बहुत कुछ होता है। सारी दुनिया में बिजली जो है वो अंडरग्राउंड उन्होंने कर दी है। हमारे यहाँ ये वही फरसुदा निज़ाम है। तो इसके कोई जो सीपैक के जो चल रहे हैं आप इससे रिलेटेड, उसमें कोई मॉडर्न उसको देख रहे हैं वो मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक? देखिए, वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा। तो ये कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली, इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ओवरहेड हम इसलिए भी प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके अंदर अगर आपको किसी भी जगह पे आपको कोई फॉल्ट नज़र आ जाए, डिक्लेयर हो जाए, तो आप वहीं पे जाके उसको फिजिकली जो है ना वो देख भी सकते हैं, उसको जो है ना वो ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। अगर अंडरग्राउंड है तो उसके लिए आपको फिर वो टेक्नोलॉजी भी चाहिए अपने काम करने। तो ये मेरा ख्याल एक बेसिक डिफरेंस है। ऑल्दो कि हमें जाना चाहिए, हमारी सोसाइटीज़ अब जितनी भी आप देख रहे हैं वो अंडरग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये पहला अमल है कि जाना शुरू हुए हैं। अभी वो भी कम्प्लीटली नहीं, वो भी हाइब्रिड मोड यूज़ कर लेते हैं, या फिर बहुत कम है जो कम्प्लीटली करते हैं, मोस्टली हाइब्रिड मोड के ऊपर ही जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल ये एक ज़्यादा अहम पहलू इसके। और ये बताइए, जो सोलर की तरफ हम जा रहे हैं तो इसमें हमारे यहाँ बहुत चांसेस हैं मेरा ख्याल है अपनी एनर्जी के उस पर काबू पाने में, जो को बहुत ज़्यादा ज़रूरत बढ़ती जा रही है। देखिए, अल्टरनेटिव एनर्जी है। इसके अंदर ये है कि मेरा ये ख्याल है कि 90s के अंदर जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो इन्होंने IPPs का एक जो है ना पैकेज शुरू किया कि जी आए और आके इन्वेस्टमेंट करें, कि उस पर इन्वेस्टर्स आए भी यहाँ पे, और उन्होंने फिर अपने ये IPPs बनाना शुरू कर दिए। और जी गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे उनके साथ बिजनेस मॉडल तय कर लिए, जिसके ऊपर वो अभी तक बहुत से लोग जो है ना वो, जैसे PTI गवर्नमेंट आई तो उसने आके पकड़ना शुरू किया कि यार ये क्या चल रहा है भाई, रोको इसे। तो ये है कि सोलर अल्टरनेटिव एनर्जी है। इसके अंदर ये है कि इंडिविजुअल पर्सन जो है ना वो इस चीज़ को मॉनिटर कर सकता है। उसके पास एक ज़रिया आ गया कि भाई मैं इसको खुद से, जो एक लोड बढ़ रहा है इसको खुद से कंट्रोल कर लूँ। तो ये इट्स वेरी गुड। इसका बहुत अच्छा एक रुझान पाकिस्तान के अंदर भी है। इवन ये कि अब तो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा हो चुका है। जो लोग इसको कम अफोर्ड कर सकते हैं वो भी इसकी तरफ जा रहे हैं, और उनके नज़दीक जो एक नुक्ता नज़र है ना सबके नज़दीक, वो यही है कि भाई हम सोलर लगा लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि हमारी बिजली का जो बिल है ना वो कम हो जाएगा। सबके जो घर डोमेस्टिक करें ना वो। लेकिन ये है कि उसके ऊपर भी आपको थोड़ी सी मजीद वर्किंग की जरूरत पड़ती है कि अगर आप सोलर लगा रहे हो तो आपको अपनी कैपेसिटी देखनी है कि मेरे घर की कैपेसिटी कितनी है, मेरा सोलर जो है ना वो कितना प्रोड्यूस करेगा, उसकी कॉस्ट निकालेंगे। उसको अगर आप डिवाइड करके उसकी एक जो आउटपुट निकालेंगे कि यार बनता क्या है, तो फिर आपकी सही वर्किंग होगी। ये थोड़ा सा अमल हमारे पास काम है। हमारे यहाँ एक रुझान होता है कि लोगों ने सुना है कि अच्छा सोलर की तरफ को जाना है, वो सोलर की तरफ चल रहे हैं। अच्छा, वो हर एक को ज़हन में यही है
अगर मैं आपसे बात करूंगा, आप कहेंगे हाँ यार सोलर लगा लूंगा तो क्या होगा कि बिजली का बिल थोड़ा कम आना शुरू हो जाएगा। तो ये लोगों की नज़र में मिनिमम कितना, मतलब एक बंदे के घर में फर्ज कीजिए 4 पंखे चलते हैं, एक एयर कंडीशनर चलता है, तो उसके लिए कितने तक का 10 किलोवाट का 10 किलो तक का काफी हाँ, ये इस तरह से वो मतलब कि 4 पंखे, एक एसी, जिस घर में एसी तो उसमें 4 पंखे नहीं होने। अच्छा अबू ज़र बताइए, आप इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आप कुछ कर रहे हैं काम, किसी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, पाकिस्तान वो क्या है इंजीनियरिंग उसके काउंसिल बारे जो में है, बताइए। जी जी। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की एक सेंट्रल कमेटी है इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, उसका मेंबर हूँ मैं। उसको हेड करती हैं डॉक्टर समरीन हुसैन साहब। ये दाऊद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं। और इसके अलावा हमारे साथ जो बाकी मेंबर्स हैं वो उसके अंदर एक डॉक्टर भवानी शंकर साहब हैं, एजुकेशनिस्ट हैं ये। इसके अलावा रियासत चंगेज़ी साहब हैं, ही इज़ आल्सो एजुकेशनिस्ट, ये बिलोंग्स टू एयरफोर्स इंजीनियरिंग हेड। और इसके साथ हमारे पास एक मेंबर हैं जो सिंध से ही हैं, वो ब्यूरोक्रेट हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर हैं। इसके अलावा KPK से कुछ मेंबर, 2 मेंबर्स हमारे KPK में से हैं और 2 मेंबर्स हमारे लाहौर में से हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर हिस्ट्री में दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि कोई यंगेस्ट पर्सन जो है वो किसी सेंट्रल कमेटी का मेंबर बना है। अच्छा, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। चलिए, बड़े हमारे लिए फख्र की बात है। या माशाल्लाह। तो ये बताइए, पूरे पाकिस्तान के लिए प्रोजेक्ट है? जी जी, पूरे पाकिस्तान के लिए प्रोजेक्ट्स हैं। और हमने इसके अंदर देखें, इसके अंदर ही मैं जो है ना एक बात को वो ज़रूर जोर देता हूँ कि हर चीज़ आपकी बिलोंग करती है ज़रूरत के साथ। यहाँ पे जो है वो अगर मैं बताता हूँ कि भाई हमने ये 4 जो है ना इनिशिएटिव्स लिए हैं और हम 4 चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू किया है, तो वो एक्चुअली ज़रूरत के ऊपर बेस है। अब ज़रूरत क्या थी, क्योंकि आई वाज द यंगेस्ट पर्सन, अब मुझे जो है ना वो यंगस्टर्स के लिए सोचना है। क्योंकि मैं खुद यंग हूँ, मेरी वो सारी प्रॉब्लम्स हैं जो उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे भी उसी तरीके से ग्रो करना है जो कर चुके हैं। लेट्स से कि मैं कहूँ कि एक जो है पर्सन है वो किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, किसी बिजनेस का हेड है, किसी डिपार्टमेंट, वो कर चुका है। अब वो पीछे को नहीं देख सकता ना, वो सोच सकता है, क्योंकि वो पास्ट हम हमेशा देखते हैं कि पास्ट हम हमेशा सोचने के लिए रखते हैं, उसके ऊपर काम अमल करने के लिए नहीं रखते। तो अब ये है कि इसके अंदर भी हमने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वो मोस्टली यंगस्टर्स के लिए है, यंग इंजीनियर्स के लिए हैं। और आई एम वेरी थैंकफुल टू द चेयरमैन इंजीनियरिंग काउंसिल नजीब हारून साहब, जो कि लास्ट गवर्नमेंट में MNA भी थे, कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है और रिलैक्सेशन दी है कि हम लोग कर सकें, फ्रीडम दिया है कि भी आप लोग भी अपना जो अगर आपके पास कोई फिजिबिलिटी है और वो वाकई में फिजिबल है, यू हैव टू डू, वी आर विद यू। अच्छा अबू ज़र, ये बताइए, ये जो प्रोजेक्ट हैं ये जैसे जापान और चाइना में और दूसरे ममालिक में कॉटेज इंडस्ट्री होती है कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट लोग घर पे भी लगा सकते हैं, और नौजवान जो ग्रेजुएट आते हैं, बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपना कोई छोटा मोटा प्लांट लगा लें और उससे उनकी आमदनी में काफ़ी इजाफा हो सकता है। इससे बताइए ये। अच्छा, मैं इसके अंदर आपको पहले 2 चीज़ें इसके अंदर बता देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में कहते हैं ना छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, तो लोगों की जो नज़र है ना वो जाती है छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज जो कि घरों में लगा ली हैं, जो कि लोग जो है ना लेट्स से वो ग्रेजुएट्स हैं और उन्होंने कोई साबुन बना रहा है, कोई कपड़ा बना रहा है, कोई जो है ना वो मतलब कि कहता है छोटी मोटी चीजें, एक कमरे में सारा कुछ हो रहा है। हाँ, जो कि बहुत एक छोटी सी और इसके अंदर कोई इनोवेशन नहीं है, वो सिर्फ अपना जरिया मास चलाने के लिए, जिसके अंदर आप अखुवत को देख सकते हैं, अल खिदमत फाउंडेशन को देख सकते हैं, जो कि इन चीज़ों को सपोर्ट करती है। हमने डिफरेंट किया, हम इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर रहे कि भी आप लोग जो है ना वो छोटी सी एक ठेला लगाने लगे हो, ये करने लगे तो हम उसके लिए आपको कुछ ना प्रोवाइड करें, नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। वी बिलोंग्स टू इंजीनियरिंग, वी आर द इंजीनियर्स, तो हम इंजीनियरिंग के लिहाज से बात करेंगे। इफ़ यू कॉल दैट यू आर द एजुकेशनिस्ट, तो फिर आपको उसी लेवल के ऊपर जाके बात करनी है, आपने इनोवेशन लेकर आनी है। तो हमारे जो स्टार्टअप्स जो हमने अभी जो अब ये भी आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन इंजीनियरिंग काउंसिल कि इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो स्टार्टअप्स को सीड मनी प्रोवाइड करने जा रही। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि सीड मनी जो है ना वो प्रोवाइड की गई हो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तारीख के अंदर। और ये सीड मनी जो है ना ये भी हमारा एक अमल है, एक जितने हमारे प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं उनमें से एक प्रोग्राम है सिर्फ कि इसके अंदर हम सीड मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसकी जो है वो लॉन्च कर दिया हुआ है, इसकी एडवर्टाइजमेंट हो चुकी हुई है, और 9 अप्रैल जो है ये अभी जो हमारे पास आ रही है, ये इसकी डेडलाइन है सबमिशन की, जिसके ऊपर अभी हम और वर्किंग कर रहे हैं कि क्या लोगों के, चूँकि एक लोगों का रुझान है, लोग पहली बार जब देखते हैं तो आपको पता है कि सबका वो होता है कि यार हमें थोड़ी सी स्पेस दे दो, हमें अभी फर्स्ट टाइम पता चला है, और एक एतमाद भी होता है ना कि अच्छा ये होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, लेकिन हमने इसको ओपनली ऑफिशियली लॉन्च कर दिया हुआ है, इसको एडवर्टाइजमेंट करती हुई हम कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो हम प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं ना सर, वो ये हैं कि हमने 2 सेक्टर्स लिए हैं, एक एग्रीटेक लिया है, एक स्मार्ट टेक लिया है।
एग्रीटेक के अंदर ये है कि हम कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है इससे रिलेटेड आप इनोवेशन लेकर आओ, आप सिक्योरिटी लेके आओ, आप इसके अंदर कोई डेवलपमेंट लेके आओ। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई प्लान है, कोई फिजिबिलिटी है, आपने कोई प्रोटोटाइप इसका तैयार किया है, तो यू कैन बी इंक्लूडेड इन आवर पोर्टफोलियो। एंड सेकंड क्या है, स्मार्ट टेक। स्मार्ट टेक के अंदर क्या है, इनोवेशन है आपकी आईटी के साथ, आपकी टेक्नोलॉजी के साथ, आप इससे रिलेटेड आप मॉडर्निज्म के साथ है कि आप अपनी चीज़ों को एक डैशबोर्ड पे लेके आओ। अगर आप इससे रिलेटेड काम करो, आप जानते हैं कि आईओटी के ऊपर इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, और एयरफोर्स ने इसके ऊपर बड़ी अच्छी इनिशिएटिव करी। नेस्टैप इन्होंने अभी लाहौर में फ़ेज़ 2 के अंदर जो है ना वो एक बहुत अच्छा अदारा इस्टेब्लिश कर लिया है, जिसके अंदर उन्होंने स्टार्टअप्स को ही कहा है कि आज अपने ऑफिस लो हमसे और लेके जो है ना काम करो, और हम आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड आइडिया, और वो कर भी रहे हैं इसके ऊपर। तो हमने ये 2 सेक्टर्स लिए हैं और इसी के ऊपर हम इंजीनियर्स को। ये बताइए कि आप 10 लाख रुपए तकरीबन 1 मिलियन रुपए देते हैं, तो वो जो बच्चा एक काम शुरू करना चाहता है, फ्रेश ग्रेजुएट, और वो अपनी फिजिबिलिटी बना के आपको देगा, और आप उसको कौन वेट करता है कि हाँ जो इसने इनोवेशन है, इसमें जो इसमें एक नया आइडिया है या कुछ है, तो उसका कोई कमेटी बनी हुई है जो उसको इवेल्युएट करती है कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है? जी बिल्कुल, इसके अंदर ये है कि हमने एक जूरी मेंबर्स की कमेटी है जिसके अंदर 3 जूरी मेंबर्स हैं, और उसके आगे फिर हमने मुख्तलिफ सेक्टर से जजेस को इनवाइट किया है, और हम इसको सबसे पहले सिटी लेवल के ऊपर, फिर प्रोविजनल लेवल पे, फिर नेशनल लेवल के ऊपर इसके 3 हम कलेक्शंस कर रहे हैं स्टार्टअप्स की, और वो इसको वैल्यूएट करके अपनी रेटिंग करते हैं, नंबर्स देते हैं। उसके अंदर हमने एक चार्ट है जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ सेक्शंस रखते हैं, और सेक्शंस के नीचे उनके मार्क्स रखती हैं कि अच्छा ये अगर मार्केटिंग जो है इसके स्टार्टअप के अंदर आपको कितनी लग रही है, फिजिबिलिटी कितनी है इसके अंदर, जो इंजीनियरिंग है वो कितने % है, या मतलब इस तरह से हमने उसके अंदर रखती है कि वो उनको मार्क करेंगे। उसके बाद उनकी वैल्यूएशन हो जाएगी, और फिर वो जो स्टार्टअप्स हैं वो हमारे पास ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। जो उनके अंदर से टॉप्स होंगे हम उनको चूज़ कर लेंगे, और हमने देखें इसके अंदर हमने कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा कि हम सिर्फ 3 टॉप वालों को देंगे। नो, हम जितने फिजिबल प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के लिए हाजिर हैं कि हम सब। अच्छा, ये बताइए, ये जो 1 मिलियन लोन है, इस पे कोई इंटरेस्ट वगैरह है कि नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, ये भी पहली बार हुआ है कि कोई लोन ले रहा है और उसको इंटरेस्ट फ्री लोन और आज के दौर में मिल रहा है। और ये इसका रिटर्न कब तक करना होता है आपको? हमने 7 ईयर का पीरियड, 7 ईयर्स, इसके अंदर 3 ईयर्स जो ग्रेस पीरियड है, उसके बाद 4 ईयर्स का जो रिटर्न है। और इसके अंदर भी एक अच्छी पॉलिसी हमने दी है कि अगर कोई स्टार्टअप जो है वो ये करता है कि मेरे पास जो है ना वो हो गया, जनरेट हो गया, मैं आपको रिटर्न पहले दे सकता हूँ, तो हम उसे कहते हैं तुम पहले हमें पे कर दो और हम तुम्हें इसके ऊपर भी डिस्काउंट देंगे। अच्छा। मतलब जो आपने 1 मिलियन दे रहे हैं उसके ऊपर भी हम मजीद उसको डिस्काउंट देंगे कि इन केस कि वो हमें जो हमारे साथ उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने इतने इंटरवल में इतने % रिटर्न करना, अगर वो इससे ज़्यादा करता है उस पर भी हम उसको बेनिफिट देंगे। अच्छा, ये बताइए, 1 मिलियन एक बंदे के पास है, ग्रेजुएट के पास, अब इस प्रोजेक्ट के लिए जाहिर है कोई जगह भी तो दरकार होगी ना, तो वो कैसे करेगा? मतलब एक बंदा सिर्फ 10 लाख रुपए में उसको प्रोजेक्ट भी करना है, जगह भी चाहिए, वो किराए पे लेगा, कैसे लेगा, किस जगह करेगा वो? देखिए, इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कोई एडमिशन ले रहे हो और आपने स्टार्ट कर, नो, दिस इज़ नॉट लाइक दिस। ये देखें, ये गवर्नमेंट के पैसे हैं, ये सब आवाम के पैसे हैं, हमारे पैसे हैं, इनको हमने बहुत सोच समझ के इनके ऊपर लगाना। हमने उन सब को देना जिनके स्टार्टअप्स, जिनके प्रोटोटाइप्स बन चुके हैं, जो स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं, अच्छा, जिनकी फिजिबिलिटीज ओके हो चुकी हैं, अच्छा, जो समझ रहे हैं कि भी हम यहाँ तक पहुँच गए, हमें बस ये छोटा सा पुश चाहिए और उसके बाद हम आगे जो है ना वो लॉन्च कर लेंगे और वी विल बी बेनिफिशियल फॉर द पाकिस्तान। तो इसलिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर जो कहीं भी आपको जगह लेनी है तो वो कहे जी मैं जगह लेने लगा हूँ, मैं बंदे हायर करने लगा हूँ, मैं ये करने लगा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये सब कुछ आप कर चुके हैं तो फिर उसके बाद जी। ख़वातीन हज़रात, इंजीनियर मोहम्मद अबू ज़र साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। ये बता रहे हैं कि फ्रेश ग्रेजुएट जो हैं, इंजीनियर्स जो हैं, उनके लिए पाकिस्तान में बड़े अच्छे मौक़े मौजूद हैं, और ये शायद पहली दफ़ा हुआ है कि इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जा रहे हैं, एक 10 लाख रुपए तक के, और ये इंटरेस्ट फ्री हैं। और हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक। ख़वातीन हज़रात, इंजीनियर मोहम्मद अबू ज़र साहब बड़ी खूबसूरत मालूमात फ़राहम कर रहे हैं, और अब हम इनसे पूछेंगे कि ये जो इंजीनियरिंग काउंसिल है ये बड़ा अहम रोल प्ले कर रही है नौजवानों को की एनकरेजमेंट के लिए, और नौजवानों को यानी कि तालीम को मुस्तनद तालीम के लिए उनको आगे बढ़ाने के मौक़े फराहम कर रही है। आप बताइए अबू ज़र की ये इंजीनियरिंग काउंसिल और किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है? ऐसा इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले एलैबोरेट करूँ एक चीज़
देखें, जो इंजीनियरिंग काउंसिल है वो इंजीनियर्स की काउंसिल है और रेगुलेटरी अदारा है, और वो उसका काम है कि वो रेगुलेशन लेकर आए, इनोवेशन लेकर आए, डेवलपमेंट लेकर आए। और ये किस लिए ज़रूरी है? देखें, हेल्थ के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, आपने कभी ऐसा नहीं किया कि आपके सर में दर्द हो रही है और आप किसी वो जो है ना वो मैकेनिक के पास चले जाओ कि यार जैसे गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आ गया है, तुम इसे ठीक है, तो मेरे सर में भी कोई प्रॉब्लम आ गया, इसको देखो गर्म हो रहा है, मुझे टेम्परेचर। कभी आपने सोचा कि गाड़ी हीटअप होती है तो मैकेनिक के पास जा रहे हैं, लेकिन अगर आपका जिस्म गर्म हो रहा है डॉक्टर के पास आते हैं। तो देखिए, ये नीड है इंजीनियरिंग काउंसिल पाकिस्तान की, और इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि इस वक्त हुकूमत को और सब अदारों को ज़रूरत है कि इसके ऊपर ध्यान दें। भाई, आपने मुल्क को निकालना है, आपने इनको प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट करना है, कैसे तभी कर सकते हैं जब आपको देखें, अगर आपका पानी का मसला है तो आपको इंजीनियर की ज़रूरत है, अगर आपको बिजली का मसला है तो आपको इंजीनियर की ज़रूरत है, अगर आपको हवा का मसला है तो आपको इंजीनियर की ज़रूरत है, अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की मसला है आपको इंजीनियर की ज़रूरत है, अगर आपके हॉस्पिटल की डेवलपमेंट का मसला है आपको इंजीनियर की ज़रूरत है, फूड का प्रॉब्लम है आपको इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, आपको कपड़ों का प्रॉब्लम है, टेक्सटाइल का प्रॉब्लम है, इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। हर सेक्टर के अंदर इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है, तो इंजीनियरिंग काउंसिल इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। अच्छा, अगर आपने जो सवाल किया कि अच्छा कि किन किन चीज़ों पे काम कर रही है, तो मैं चूँकि आई एम द मेंबर ऑफ द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कमेटी, सेंट्रल कमेटी, तो हमने जो है वो जब स्टार्ट लिया तो हमने क्या किया है कि हमने डिफरेंट तरीके से काम शुरू किया। अगर यार हम 7 लोग हैं, मेंबर्स हैं, हमने अपने दिमागों से नहीं करना शुरू कर देना। देखिए, 7 लोगों के अपने अपने आइडियाज़ हैं ना, हमने सबको लेके चलना है, तो इसका मतलब सबके आइडियाज़ हमारे पास होने चाहिए। तो हमने 2 दिन के लिए एक इवेंट किया इस्लामाबाद के अंदर, एक होटल के अंदर। उसके अंदर हम पूरे पाकिस्तान से इंजीनियर्स को बुलाया, जो एक वैल्यूड इंजीनियर्स थे, जिनकी थोड़ी सी सोसाइटी के अंदर एक्टिविस्ट थे और सोसाइटी के अंदर थोड़ी कंट्रीब्यूशन। हमने उन सबको कॉल किया, उनको इन्वाइट किया, और उनसे हमने एक दिन पूरा इस चीज़ पर जोर दिया कि भाई अपने प्रॉब्लम्स बताओ, तुम लोगों के इश्यूज़ क्या है, क्या समझते हो, क्या प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि देखिए, मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन क्या है कि हमने इक्वालिटी क्रिएट की है, सबको साथ लेके चलने के लिए उन इंजीनियर्स को लिया, और उनसे हमने एक प्रोग्राम किया जिसके अंदर एक दिन हमने सारे उनके इश्यूज़ लिए, और नेक्स्ट डे हमने उसके ऊपर सोल्यूशंस लिए, और फिर उसके ऊपर हमने एक बुकलेट भी तैयार किया ताकि हम इसको प्रोसीड करेंगे। अच्छा, अब हम पता चल गया कि इश्यूज़ क्या बता रहे हैं, और हमने उसके अंदर ये नहीं किया कि भाई सारे इंजीनियर एक ही तरह के ले लो। भाई, हमने वो इंजीनियर्स भी लिए जो कि एजुकेशन के अंदर थे, जो कि टीचिंग के अंदर इन्वॉल्व, वो भी लिए जो इंडस्ट्री के अंदर थे, वो भी लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर थे, वो भी लिए जो अपना डिफरेंट करना शुरू हो गए, भाई इंजीनियरिंग सेक्टर से निकल कहीं और जा रहे हैं। तो उन सब के प्रॉब्लम्स के बाद हमने फिर ये प्रोग्राम शुरू किए, जिसके अंदर से एक हमारा प्रोग्राम जो है वो सीड मनी का है, क्योंकि बहुत से स्टार्टअप्स थे, बहुत से लोग काम करना चाहते हैं, जॉब्स अब आपके पास अवेलेबल नहीं है, माशी हालत पाकिस्तान की है कोई नहीं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और इसलिए फिर हमने जो है ना वो कहा कि ठीक है यार, किसी को रूम तो देना ही है, अगर जॉब अवेलेबल नहीं है तो जॉब क्रिएटर्स बनो। और एक प्रोग्राम सीड मनी का है, दूसरा प्रोग्राम हमारा ट्रेनिंग्स का है, जो कि हमने कर चुके हुए हैं, जो कि हमने कोयटा के अंदर, पेशावर के अंदर, लाहौर के अंदर कर चुके हुए हैं ट्रेनिंग्स का, और हम इसको करते जा रहे हैं, आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब कराची के अंदर भी हम लोग शुरू कर रहे हैं, और इसका मकसद ये है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का कि हम इसके अंदर आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, ई कॉमर्स के ऊपर, और लोगों को, और ये भी टॉपिक्स वो नहीं है जो हमने खुद से चूज़ कर दिए भी हम इसके ऊपर तुम लोगों को ट्रेनिंग करा रहे हैं, इसके ऊपर हमारे पास इंस्ट्रक्टर्स नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कोयटा में हमने वहाँ के उस रीजन से मालूम किया कि यार आप लोगों को किस चीज़ के ऊपर आप समझते हो कि यार इसके ऊपर हमारी गिरफ्त जो है ना वो कम है, उसके ऊपर हम काम करें। पेशावर में भी हमने ऐसे किया, लाहौर में भी ऐसे किया, तो हमने उनके ऊपर उनको हमने ट्रेनिंग्स दी प्रोवाइड किए। और इंजीनियर्स भी हमने ये नहीं किया कि भाई मेरा दिल कर रहा है ये 4 इंजीनियर्स, नो, बिल्कुल नहीं। उन्हीं इंजीनियर से कहा यार खुद आओ, तुम लोगों ने आना फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको पे कर रहा है इंजीनियरिंग काउंसिल पे कर रहा है, तुम लोगों से कुछ नहीं ले रहे, सिर्फ इसलिए कि यार हम डेवलपमेंट करें, हमारा काम है, रेगुलेटरी इदारा है, हमारा काम है ये करना है। तो अब हमने इसकी 4 वीक्स के लिए 4 वीक्स की ट्रेनिंग जो है ना अभी कराची में दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर ही स्टार्ट कर रहे हैं, ईद के बाद इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। और उसका भी अब आप उसका आइडिया देखें वो क्या है कि सबसे पहले है आपने थिंक, सोचना है। लोगों को हमने 1 हफ्ता ट्रेनिंग देनी कि यार सोचना है, हाउ टू बिल्ड, हाउ टू थिंक, आपने क्या करना है, किस तरह से। तुम इंजीनियर हो सकता है आप सिविल इंजीनियर हैं, एक केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कोई मैकेनिकल है, तो भाई अब आपने काम कैसे करना है, सोचना कैसे, किस किस फील्ड में कैसे करना है। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पास ये ज़रूरी है कि वो फिर इलेक्ट्रिकल ही फील्ड में काम कर रहा हो सकता है उसका जो है ना वो केमिकल की इंडस्ट्री के अंदर भी काम हो, वो इसके रिलेटेड भी काम कर सको। केमिकल इंजीनियर जो है वो कहे कि यार मैं क्या करूँ, यहाँ पे कोई केमिकल्स नहीं ले रहा, कोई भर नहीं रहा हो, तुम तो बाहर से मंगवा रहे हो सारे। तो हमने ये पहला वीक थिंक, दूसरा बिल्ड हमने उसको क्रिएट, तीसरा बिल्ड हमने बिल्ड, चौथा बिल्ड हमने उसके बाद जो है ना उसकी डिलीवरेंस है। तो हमने ये 4 मॉडल्स जो है ना वो दिए कि इसके ऊपर हम 4 वीक्स की ट्रेनिंग करवाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट।
हमने फ्री ऑफ कॉस्ट हमने इंजीनियर्स को कहा है कि भाई हम पे कर रहे हैं, यू हैव टू बी सीरियस फॉर दिस, हम पे कर रहे हैं, तुम लोग आओ इसको अटेंड करो और अपना फायदा लो। ठीक है, एक बात ये बताएं अबूज़र साहब, जैसे एक बंदा डॉक्टर बनता है तो उसको 7 हॉस्पिटल होता है जहाँ पे वो तालीम के दौरान अपनी उसकी ट्रेनिंग भी होती है। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, चाहे वो यूईटी हो या यूएमटी हो या लीड्स हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो वहाँ पे तालीम के दौरान कोई ट्रेनिंग का बंदोबस्त नहीं होता कि जाएं प्रोजेक्ट्स पे जाके देखेंगे? क्योंकि मैंने देखा है जो फ्रेश इंजीनियर्स बन के निकलते हैं वो जब किसी प्लांट पे जाते हैं तो वो ओवरसीयर से पूछ रहे होते हैं क्या करना है क्या, क्योंकि थ्योरेटिकल तो बहुत कुछ है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। आपका क्या ख्याल है? अच्छा, इंजीनियरिंग के अंदर जो है ना वो फाइनल ईयर के अंदर जैसे डॉक्टर्स के लिए हाउस जॉब होती है, वो 1 साल की हाउस जॉब करते हैं क्योंकि उनका प्रैक्टिकल वो है, जी बिल्कुल, उन्होंने वो हाउस जॉब करनी है। जी बिल्कुल। तो इंजीनियर का जो प्रैक्टिकल है ना, एक्चुअली इंजीनियरिंग वर्ड जो है ना इज नॉट द डिप्लोमा। इंजीनियर क्रिएटर्स होता है, वो इंजीनियर डिजाइनर होता है, उसने कुछ चीज इनोवेट करनी है, डिजाइन करनी, डेवलप करनी है, उसने रूटीन के काम नहीं करने। तो उसके लिए फाइनल ईयर के अंदर एक प्रोजेक्ट होता है जो कि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होता है, जिसके अंदर वो कोई ना कोई चीज़ डेवलप करता है, कोई इनोवेशन लेकर आता है और वो उसको प्रेजेंट करता है। उसकी एक बाकायदा डिग्री के अंदर एवेल्यूएशन होती है, उसके मार्क्स होते हैं। तो एक तो ये इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव में ही होता है। अब ये है कि पहली बार ये हमने शुरू किया है इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर कि हमने 6 मंथ की पेड इंटर्नशिप जो भी ग्रेजुएट, व्हाटएवर द इंजीनियर, व्हाटएवर देयर ग्रेड्स, हमने उसे कहा है कि भाई आप किस इंडस्ट्री में लेना चाहते हो, आप अप्लाई करोगे, 6 महीने के लिए आपको पेड इंटर्नशिप दी जाएगी इंडस्ट्री के साथ। तो ये स्टाइपेंड कितना मिलता है? थोड़ा बहुत 10-15 हज़ार मिल जाता होगा? 30,000 that's enough. हाँ, it's about 30,000 और ये इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो पे कर सकती थोड़ा सा ज़्यादा, इंजीनियरिंग काउंसिल इसको पे करती है, और अगर इंडस्ट्री पे करना चाहे तो एडिशन हो जाती है और एक अच्छा पैकेज है आपके इंजीनियर के लिए बन जाता है। अच्छा, अब सर आप बाहर भी गए मुल्क से, और ये बड़ा एक्सपोजर होता है जब इंसान अपने मुल्क से बाहर निकल के जाता है किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में, तो वहाँ की जो इंजीनियरिंग को देख के काफ़ी इंसान सबक सीखता है। तो आप भी गए थे, कहाँ गए थे आपने, क्या वहाँ से? मैंने जो है इन 2022 के अंदर जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ का विज़िट किया, और उधर मैंने थोड़ा सा इसी से रिलेटेड बिजनेस कम्युनिटी को और उनके सर्कल्स को देखा, और मैंने ये महसूस किया कि वहाँ पर कम से कम इंजीनियरिंग समझा जा रहा है। और मैंने इसके अलावा जो है ना वो टर्की को और यूके को और दूसरे कौंसल्स को भी देखा कि अच्छा यार ये लोग, जब मैं इसका मेंबर बना तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा वर्किंग की कि भाई कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये लोग, इनके पास क्या मॉडल्स हैं। तो मुझे मालूम हुआ कि दे आर के हम पुश करने वाले हैं, हम आपको दे देने वाले नहीं हैं। मतलब प्लेट में रख के नहीं कुछ दे देना, पुश कर रहे हैं, और वो इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। वहाँ पर जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं जो कि इंजीनियरिंग से, तो वो इस चीज़ को एलैबोरेट करती हैं कि भाई अच्छा ये अगर काम इंजीनियर का करने का तो इंजीनियर ही करेगा, उसके ऊपर हम किसी भी और पर्सन को लाके नहीं बिठाएंगे। एक जर्नल सी चीज़ है ना। देखें, आपने कभी ऐसा किया है कि मैं फिर आपको हेल्थ से रिलेटेड करूंगा, क्योंकि इसमें समझ बड़ी जल्दी आ जाती है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया है, आप कभी हकीम के पास या किसी वो जो एक फार्मेसी के ऊपर बैठा हुआ जो आपको दे रहा है उसके पास जाते हैं कि यार मेरे दिल का मसला हो गया या मेरी आंखों का मसला, आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर होता है, आप हमेशा चेक करते हैं। आपने किसी हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो आप सबसे पहले चेक करते हैं कि अच्छा यार इसके बाद देखो इसने किया क्या हुआ है, ये स्पेशलिस्ट है, फिर मैं इसका टाइम लूंगा, फिर मैं इसको पे भी करूंगा। तो हमारे यहाँ इस चीज़ का बहुत फुकदान है कि हम कहते हैं यार अच्छा टेक्निकल काम है, पता ही नहीं, अच्छा चलो ठीक है ये बंदे का बड़ा एक्सपीरियंस है, कर लेता जी, करा लो इससे भी। ये क्या बात हुई? तुम लोग जो क्वालिफाइड है, जिसने उसको अभी उसको स्टडी किया है, उसके हिसाब से भी तो थोड़ा देख लो। लेकिन आप देखो बुजुर्ग कि यहाँ पे मैंने देखा है कि गाड़ियों के जाली पुर्जे बना लेते हैं, हर चीज़ के पुर्जे तैयार हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। पाकिस्तानी कौम तो बड़ी ज़हीन कौम है। अच्छा, ये आपने ना वो एक हट के बात हो जाएगी, छोटा सा एक इसके अंदर स्टोरी है। एक जर्मनी की एक वुमेन थी जिसने जो है ना वो दिमाग के ऊपर जो है ना वो एक अपनी थीसिस कर रही थी और पीएचडी कर रही थी। उसने कहा कि मैंने जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसके ऊपर जो एक सैंपल लेना है वो उसने एशिया का, पाकिस्तान का ले लिया। तो ही वाज वेरी सरप्राइज कहती कि जब मैं इधर आई, और मैं इसके अंदर से बहुत से मफहूम के तौर पे बयान कर रहा हूँ ताकि हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है तो हो जाए। वो कहती कि जब मैं इधर आई और मैंने आके देखा कि अच्छा यार यहाँ पे जो है ना ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो कहती मैं हैरान रह गई कि 2 शख्स जैसे हम लोग बैठे हुए हैं और हम बात कर रहे हैं कि अच्छा मैं इमरान खान को पसंद करता हूँ और आप जो है ना वो आर्मी को पसंद करते हैं, या मैं आर्मी को पसंद करता हूँ आप इमरान खान को पसंद करते हैं। तो हम कहेंगे यार वो तुम्हें पता है इमरान खान साहब ने क्या कहा है, उन्होंने ये 2 लफ्ज़ बोले हैं ABC। वो कहेगा अच्छा तो तुम्हें पता है फिर जनरल साहब ने क्या कहा है, BTC। कहते हैं
यहाँ तक तो चलो समझ आ गया कि हो सकता है इनको किसी न किसी तरफ से पता क्या ना, फिर तेन यह पता है कि उन्होंने सोचा की है कहती ये अभी तक अमेरिका नहीं पहुंचा कि आप सोच में कहाँ तक पहुंचे, तो ये वहां तक पहुंच चुके, तो ये तो हमारे पास जो है ना माशाल्लाह अल्लाह ताला की एक दी हुई सलाहियत है। शॉर्टकट हम बड़े निकाल लेते हैं, हाँ है। बिल्कुल निकाल लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये दौर जो है ना ये अब बड़ा तेजी से आगे चला गया है, यानी जो सोशल मीडिया है उसकी बड़ी अहमियत है। तो सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों की कैसे ग्रूमिंग कर सकते हैं कि वो जो आप बातें कर रहे हैं कि वो एक्सपर्ट के पास जाएं और उससे ही हासिल करें, इस सिलसिले में सोशल मीडिया क्या रोल प्ले कर सकता है? देखिए एक तो जो आपके वक्त होता है ना, वक्त जो दौर होता है वो आपको खुद रियलाइज़ करवा देता है। इस वक्त जो है ना वो अगर इस वक्त भी मैं एक बात करता हूँ कि इस वक्त भी अगर हमारी गवर्नमेंट सीरियस नहीं होती, हमारे अदारे सीरियस नहीं होते, तो आपको मैं बताऊँ कि मैं इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ। इंजीनियर एज द ब्रेन ऑफ द कंट्री, अगर वो नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास बचा कुचा खाम माल बचेगा जिससे आप कुछ नहीं कर सकते। आपके के इलेक्ट्रिक्स है कराची के अंदर, मैक्सिमम उसके एक्सपीरियंस इंजीनियर्स जा चुके हैं पाकिस्तान से। आपके जो गवर्नमेंट जॉब्स है ना, देखिए गवर्नमेंट जॉब वाले जो पाकिस्तान के अंदर जो वापडा के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, जो NTDC में हैं, जो दूसरे और नेस्पाक है, आपका वाहिद एक कंसल्टेंट अदारा है फेडरल के अंदर, नेस्पाक है, नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज पाकिस्तान। इनके अंदर जो इंजीनियर्स, जो बेहतरीन इंजीनियर्स थे वो पाकिस्तान से जा चुके हैं, जा नहीं रहे, जा चुके हैं। आपका मैक्सिमम ब्रेन ड्रेन हो चुका हुआ है। आपके अंदर जो इंडस्ट्री थी ऑटोमोबाइल्स के अंदर से, आपने मैक्सिमम ऑफ एम्प्लॉयज़ जो इंजीनियर्स थे वो जा चुके हैं भाई, उनके पास स्किल था, उनको बाहर वेलकम किया क्या, चले गए। आपके पास बचा क्या पीछे? हाँ माल बच रहा है। अभी भी अगर आप लोग कहते हैं जी हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं देना कि भी इंजीनियर्स ने क्या करना है, इनको किस तरफ हमें लेके जाना है, तो फिर तो आप अपना फ्यूचर देख लें क्या होगा। इसके ऊपर ये एक जनरल सी चीज़ है, इसके ऊपर ये नहीं कि कोई क्या कह रहा है, ना ही इसके ऊपर ये है कि जी मैंने कोई फ्यूचर बता दिया, एक जनरल चीज़ है, आप भी समझते हैं इस चीज़ को। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इस वक्त इस चीज़ पे तवज्जो देना और इन चीज़ों को फ़रोग़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्रिएट करना शुरू करें। गवर्नमेंट किस तरह से कर सकती है मैं उसको बताता हूँ आपको। वो कर सकती है कि देखें आपके पास मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, उसके ऊपर जो है ना आप वो सब कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे आप इंजीनियर्स को लेकर आएँ कि भी आप लोग छोटे स्मॉल प्रोजेक्ट्स लो, हम यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है ना उसको आपका एक्सपीरियंस कर देते हैं। भी आपने भी तो काम किया ना, आप एज अ बीइंग अ इंजीनियर आपने किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया तो ठीक है, तुम उसका एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर पार्ट हो सकते हो। हमें नहीं चाहिए कि तुम्हारे पास टर्नओवर इतना हो और तुम्हारे पास जो है ना वो कंपनी के ऊपर इतने वर्क ऑर्डर्स हो, नहीं चाहिए। अब तुम इस तरह से काम कर सकते हो, वी विल सपोर्ट यू। देखें आपके पास क्रिएशन होना शुरू हो जाएगी। नहीं, गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा अलमिया है बुज़र कि हमारे यहाँ जब भी कोई प्रोजेक्ट लगता है कि जी बहुत बड़े बड़े पुल बन गए, अंडर पासिस बन गए, बाद में पता लगता है उसमें बिलियंस ऑफ रुपीस की जो है ना करप्शन हुई है। ये क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि हम स्टैंडर्ड का काम करें और उसमें करप्शन भी ना हो और कोई मुल्क की भी वफादारी थोड़ी बहुत हो? देखें ये क्या बात फिर बात ज़रूरत पे चली जाती है। अब आप देखें ना कि आपने एक इंजीनियर बैठा दिया है, इंजीनियर को चाहते कोई पर्सन है, प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, आप लेट्स से आपने रोड की बात की, मैं रोड की कंस्ट्रक्शन की बात कर लेता हूँ। उसके अंदर जितने लोग हैं उन सबको पता है उनको क्या मिलना चाहिए। अगर आप उनको वो दे देंगे तो किसी को क्या ज़रूरत है कि वो जो है ना वो बाय हुक बाय क्रुक चले। आप मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप बाय क्रुक चलना चाहते हैं? अपने बच्चों को तलकीन की, अपने फैमिली में, अपने सर्कल में किसी को कहा है कि बाय क्रुक चलो? कौन चलना चाहता है? ज़रूरत लेके जा रही है आपको, आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। एक ज़रूरत है और एक बंदा उसको रूम देने की कोशिश करता है, वो उसको पिक कर लेता है। ज़रूरत है क्या करे? सांस नहीं लेना, चलना नहीं है, खाना पीना नहीं है, अपनी ग्रोथ नहीं करनी है। अब आप देखें ना कि इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये आपके क्वालिफाइड पर्सनस हैं। एक क्वालिफाइड पर्सन जो उसका लाइफ स्टाइल है, स्टैंडर्ड्स हैं जो सोसाइटी के हिसाब से उसमें, और एक आम पर्सन के उनमें थोड़ा सा देखें, इस्लाम ने भी कहा है कि इल्म वाले और बगैर इल्म के बराबर नहीं है। तो आप कम से कम इस चीज़ को थोड़ा सा तो समझ के क्रिएट करो ना। आप देखें ना, एक इंजीनियर जो है स्टार्टिंग पे मैंने आपको बता रहा हूँ 30,000 ले रहे। इज इट पॉसिबल कि यार एक मजदूर जो है वो सैलरी क्या ले रहा है? अब देखें, एक इंजीनियर ने पे किया है, एक नॉलेज स्किल लिया है, आप उसको कितना पे बैक कर रहे हो? फिर वो क्या करे? फिर वो इधर बैठा रहे? वो तो जाएगा। इस वक्त मैक्सिमम आपको बताऊं कि इस वक्त दौर ये चल पड़ा है। आपका जो क्वेश्चन है कि भाई अब तो लोग इस चीज़ पे भी आगे चले गए कि यार इधर बैठ के करप्शन करने से बेहतर है चलो उठ को बाहर चलो। इस वक्त जो पहले होता था ना कि यूनिवर्सिटी में जब हम भी थे, जब फाइनल ईयर आया कि सीवीज डेवलप कर रहे हैं, सीवीज बनाओ और जाके इंडस्ट्री में, अब लोग
कंसल्टेंट्स के पास जा रहे हैं हाउ टू गो अब्रॉड। नहीं, मगर इस पे कैसे इसको रोका जा सकता है? आप बताइए कि जितनी हमारी जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी खत्म हो गई, हमारी दूसरी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, लोग दूसरे मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सिक्योरिटी आपके देखिए सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी किस चीज़ की? आपने एक अर्निंग की, उसकी सिक्योरिटी चाहिए और उसके बाद आपको रिस्पेक्ट। यानी इन्वेस्टर्स के लिए भी एक ऐसा माहौल होना चाहिए कि जो इतने अरब रुपए खर्च कर रहा है तो उसे सिक्योरिटी भी होनी चाहिए और दहशतगर्दी से भी उसकी निजात होनी चाहिए। दो चीज़ें आपको चाहिए, एक आपको सिक्योरिटी चाहिए और एक आपको रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट जो है ना वो हम लोग इसको कहते हैं कि यार ये बड़ा इज्जतदार इंसान है, लेकिन यार वो जब बाहर सड़क पे निकलता है और उससे थोड़ा सा ऊपर वाला कोई बंदा होता है वो उसको 2 मिनट में उसकी इज्जत याद करा देता है। घर में उसकी क्या इज्जत है, बाहर उसकी क्या इज्जत है, अपने इदारे में क्या इज्जत है, बाहर क्या इज्जत है। तो ये देखें, ये हमें थोड़ा सा इन एथिक्स के ऊपर काम करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर जोर देना चाहिए कि एक तो सिक्योरिटी, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका सिक्योरिटी दो और उसको अपॉर्चुनिटीज दो कि यार तुम बेटरमेंट कैसे कर सकते हो। देखें, जब आपके पास नहीं होता ना कुछ भी, तो जो दूसरा देने वाला होता है वो ज्यादा अपना फायदा देखता है, कम आपका फायदा देखता है। बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि हर पर्सन का ये एक जर्नल सी चीज है, हर पर्सन अपने लिए ज्यादा सोचता है। तो आपको भी इसी तरीके से करना पड़ेगा कि जो आ रहा है आप अपना फायदा देखो, नुकसान ना होने दो, फायदा देखो और उसको को ठीक है चलो। इसी तरह आपके रेवोल्यूशन हो सकती है। आप लोग स्पेस तो देना शुरू करें। इधर मैं जानता हूँ क्योंकि मैं एज अ कंसल्टेंट जो है ना बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज के साथ भी मैं उनको सर्विसेज देता हूँ, तो मैं देखता हूँ उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन दे ऑल सेज कि यार हमें तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जो है ना वो यूज़ करने का मौका नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। दो चीज़ें। अच्छा अबू ज़र, हमारे पास क्योंकि वक्त अब ख़त्म हो रहा है, मैं चाहूँगा क्योंकि आप खुद नौजवान हैं और आप नौजवानों में आपकी ज़्यादा अच्छी इंटरेक्शन हो सकती है, आप हमारे नौजवानों को कोई अच्छा सा पैगाम दें और उनको कुछ उम्मीद दिलाएं कि हमारा मुल्क जो है ये बहुत वसाइल से माला माल है और अगर हम कोशिश करें तो इस मुल्क को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। तो नौजवानों को क्या करना चाहिए? तालीम पे तवज्जो दें या वो आजकल मामलात? जी देखिए, नौजवानों के लिए मेरा तो सबसे पहला पैगाम ये है कि अपने स्किल के ऊपर काम करें। आपके पास स्किल होना चाहिए, आपने बेचनी क्या चीज़ है। देखिए, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना टाइम, अपना स्किल और अपनी मनी। तो इनमें से टाइम तो हर ही के पास चल रहा है, वो इन्वेस्ट होता ही जा रहा है। उसको वेस्ट होने से बचाने का तरीका ये है कि आप या तो मनी की इन्वेस्टमेंट करें, स्किल करें। तो अपने स्किल के ऊपर एक काम करें। दूसरा, इस चीज़ को यकीन से अपने दिल के अंदर बिठा लें कि आप सबने इस मुल्क के साथ ही मोहब्बत है। आप जिधर भी दुनिया में चले जाएं, आप यही चाहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान में आएँ, इधर हमारा एंड जो है ना वो इधर हो। तो जब एंड इधर चाहते हैं तो भाई यहीं पे हर चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करें, इधर अपनी डेवलपमेंट के ऊपर काम करें और इधर ही लोगों को झंझोड़ें। इस हुकूमत को भी हम लोगों ने आके बताना है कि करना है, क्योंकि इनका टाइम गुजर चुका है। हमने आके इन्हें बताना है कि भाई उठो, हमारे लिए कुछ करो, क्या देके जा रहे हो। और एक इलेक्टेड पर्सन, बेशक वो सीएम हो बेशक पीएम हो, वो इलेक्टेड पर्सन है, हम उसको काउंटेबल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई तुमने क्यों नहीं किया, ये करना था, तुमने करना है, क्यों नहीं किया। और ये हमें सेंस अपने अंदर लेके आना। जी बिल्कुल ठीक है। ख़वातीन व हज़रात, आप इंजीनियर मोहम्मद अबू ज़र साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। बड़ी उम्दा और इन्होंने मालूमात फ़राहम की और हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं आप तशरीफ़ लाए। उम्मीद है कि ख़वातीन व हज़रात आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हारून अब्बासी को इजाज़त दीजिएगा।